जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 7 दिसंबर 2022 और आज का दिन है बुधवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली खबर रहेगी संसद के सत्र से संबंधित। तो देखने का प्रयास करेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो संसद है उसके सत्र का प्रावधान किया गया है और इससे संबंधित कौन सी शब्दावलियां इस्तेमाल की जाएगी संसद सत्र में, तो उनको भी देख लेंगे हम। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून क्यों चर्चा में बना हुआ है और इसको देखने का प्रयास करेंगे, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर उसके बाद हमारी अगली खबर रहेगी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से। तो यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि सेंट्रल एशिया क्या है, अफगानिस्तान, उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन होता है। फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर चाबहार पोर्ट के बारे में देखेंगे। फिर देखने का प्रयास करेंगे चाइना की ओवर परियोजना के बारे में देखेंगे और उसको लेकर क्या कहा है अजीत डोभाल जी ने, यानी जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने, और इससे संबंधित जो बातें रहेगी उसको हम देखने का प्रयास करेंगे इस खबर में। उसके बाद पेज नंबर 8 पर पारदर्शी नहीं न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया, तो इसमें आप कॉलेजियम और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप जान पाएंगे कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है और ऐसा जो लिखने वाले हैं उन्होंने इस तरह की टिप्पणी क्यों की। तो आप स्वयं पढ़कर इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। फिर उसके बाद कीटों पर मंडराता है विलुप्ति का खतरा, तो किस तरह से जो कीटनाशक है, फर्टिलाइजर है, वो कीटों के लिए एक विनाशकारी साबित हो रहे। तो आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि कीटों का क्या महत्व है भारत विविधता के लिए या बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए। तो आप इसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हमारी अगली खबर रहेगी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में और स्वामित्व योजना के बारे में, और देखने का प्रयास करेंगे कि जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने क्या कहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर और स्वामित्व योजना को लेकर। उसके बाद हम देखेंगे कोलंबिया कोलंबिया चर्चा में क्यों बना हो उसके कारण को देखेंगे। दूसरा भूस्खलन क्या होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे अब। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे इंडोनेशिया को और देखेंगे इंडोनेशिया में जो विवाहेतर संबंध होगा अपराध, तो क्या है ये विवाहेतर संबंध, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे और यहीं पर इंडोनेशिया के मैप को भी देख लेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे संसद के सत्र का आहूत करना, उससे संबंधित जो शब्दावलियां रहेगी उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम इंडोनेशिया के मैप को देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोलंबिया को और देखेंगे कि कोलंबिया की लोकेशन कहाँ पर है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे जो भूस्खलन है वो क्या होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी को कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूजर्स क्या क्या होते हैं। फिर स्वामित्व योजना को समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है तो वो कौन होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे, पहले कौन थे आखिरी कौन है, यानी अभी कौन है वर्तमान में। उसके बाद हम सेंट्रल एशिया की मैप को देखेंगे जहाँ जिनको लेकर ये चर्चा की जा रही है। उसके अलावा फिर अफगानिस्तान को देखेंगे जो केंद्र बिंदु रहा है इन सबका। फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है जिसका भारत ने शुरुआत की है। उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे, इसी को अन्य इमेज में समझेंगे। फिर हम देखेंगे इसी को और अन्य इमेज से विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे चाइना की वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव योजना क्या है जिसको लेकर इस योजना में मतलब बात की गई है कि किस तरह से चाइना की ये ओवर योजना को संतुलित कर पाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 की कुछ मुख्य बातें। फिर उसी संबंधित कुछ बात देश में स्थिति क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे, इसमें जो बदलाव किए गए हैं तो उसके क्या बुरे प्रभाव हो सकते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम जो गूगल मैप है उसका इस्तेमाल करेंगे, गूगल अर्थ का इस्तेमाल करेंगे, जिन लोकेशन की हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। ठंड में भी गर्म रहेगी संसद, शीतकालीन सत्र आज से। तो संसद का शीत सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सदनों की कुल 17 बैठकें होनी है। सत्र में सरकार ने ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की योजना 23 विधेयकों को पारित कराने की है। संसद में 35 विधेयक लंबित हैं। इनमें से 7 विधेयक पर सरकार संसद में चर्चा कराएगी और पारित कराएगी। 16 नए विधेयक भी सरकार पेश करेगी और चर्चा के बाद उन्हें पारित कराने का प्रयास करेगी। अब हम संसद के जो सत्र है उससे संबंधित कुछ बातें को देखते हैं। संसद के सत्र, तो संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। तो पहला सत्र कौन सा, तो सबसे लंबा बजट सत्र। पहला सत्र जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समितियां बजटीय प्रस्तावों पर चर्चा कर सके। फिर दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसून सत्र होता है जो आमतौर पर जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म होता है। और तीसरा होता है
शीतकालीन सत्र जब कब शुरू होता है, तो नवंबर से दिसंबर तक किया जाता है, यानी अभी का 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। फिर उस संसद, अब इससे संबंधित कुछ शब्दावलियां उनको देख लेते हैं। तो संसद सत्र आहूत करना, यानी जो संसद सत्र को आहूत करने के लिए राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय समय पर समन जारी करता है, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। फिर उसके बाद स्थगन। स्थगन क्या होता है, तो संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन लोकसभा के मामले में द्वारा समाप्त किया जाता है। स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय, कुछ घंटे या दिन या सप्ताह हो सकता है निलंबित किया जा सकता है। फिर होता है सत्रावसान, यानी सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को भी समाप्त किया जाता है। सत्रावसान की कार्रवाई राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सत्रावसान और फिर से इकट्ठे होने तक के जो समय है उसको अवकाश कहा जाता है, यानी जो सत्रावसान हो रहा है और जो फिर से इकट्ठे होने, तो उसके बीच का जो समय रहेगा उसको क्या बोलेंगे, तो अवकाश कहेंगे। सत्रावसान का आशय सत्र का समाप्त होता है, न कि विघटन लोकसभा के मामले में, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है, जैसा कि हमें पता है। कोरम क्या होता है, तो कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति के चलते सदन का कार्य संपादित किया जाता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य तथा राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्यों का होना आवश्यक है। तो ये संसद की जो सत्र उससे संबंधित कुछ बातें थी। अब देखते हैं हम अगली खबर को। कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, तो कोरोना के दौरान प्रवासी कामगारों को हुई परेशानी से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हमारी संस्कृति कि किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। उसने केंद्र सरकार से ये सुनिश्चित करने को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्यान्न अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। जस्टिस एम.आर. शाह और हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के साथ ताजा रिपोर्ट दे। सरकार से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के कामगारों का ब्यौरा भी तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से। तो ये कुछ बातें हो गए। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का जिक्र किया है तो इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो खाद्य सुरक्षा विधेयक 2023 की कुछ मुख्य बातें। तो अब क्या बन चुका है, अब ये एक कानून बन चुका है, यानी एक अधिनियम बन चुका है। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत की 70% आबादी को सस्ते खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ताकि दीर्घ अवधि में देश में भूखमरी और कुपोषण की जो समस्या है उससे दूर की जा सके। तो ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को डिस्काउंटेड रेट यानी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। प्राथमिकता वाले परिवारों को हर महीने 35 केजी सस्ते अनाज दिए जाएंगे। राशन की दुकानों पर चावल 3 रुपये प्रति केजी, गेहूं 2 रुपये प्रति केजी, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति केजी की कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए मुफ्त अनाज या मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाएगी। खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए राज्य खाद्य आयोग की स्थापना की जाएगी। पारदर्शिता और शिकायतों के निपटारे के लिए एक अलग से प्रावधान किया गया है इसके अंदर। लाभार्थी की पहचान की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो राज्य सरकार की होगी। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की देश में स्थिति क्या है। तो पूरे देश में हर समय लोगों को की खाने की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सरकार 67% जनता को अनाज उपलब्ध कराती है। इसमें से 75% जनता ग्रामीण और 50% शहरी है। उसके अलावा नीति आयोग ने कवरेज को घटाकर 50% करने का सुझाव दिया है, यानी 60% ग्रामीण जनता को और 40% शहरी जनता को राशन दिए जाने का प्रस्ताव है। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से हुए फायदे क्या हैं, तो इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ी यानी फूड सिक्योरिटी बढ़ी हुई। दूसरा है खेती में बढ़ोतरी हुई है। तीसरा है भूख और कुपोषण में कमी हुई है। और तीसरा यानी एक चौथा क्या हुआ, तो आर्थिक विकास में भी इससे मदद मिली है। नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत कवरेज कम किए जाने के संभावित बुरे प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे गरीब लोगों के लिए खाद्य असुरक्षा बढ़ना। दूसरा है भूखमरी और कुपोषण में बढ़ोतरी हो सकती है। मानव संसाधन का खराब स्तर हो सकता है। तीसरा चौथा खेती पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आर्थिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। अगर यानी जो इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो कुछ कवरेज है उसको कम किया गया है, तो क्या क्या उसके
बुरे प्रभाव हो सकते हैं। तो अब देखते हैं अगली खबर को। टेरर फंडिंग आतंकवाद का आधार, इसे रोकना जरूरी, डोभाल जी। तो देखते हैं और क्या क्या है खबर में कहा गया है। तो पहले हम इसको किससे जोड़कर देख सकते हैं, तो GS2 से भी जोड़ सकते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से और ग्लोबल ग्रुपिंग से, जो भारत की हितों को प्रभावित करते हैं। और दूसरा है कि GS3 से भी जोड़ देख सकते हैं, यानी इंटरनल सिक्योरिटी से या आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। अफगानिस्तान नहीं बने आतंकवाद की शरण स्थली, तो ऐसा किसने कहा है, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ऐसा कहा है। मध्य एशिया के 5 देशों के NSA के साथ डोभाल ने की वार्ता। जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक हितों की लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मध्य एशिया का जिक्र किया है, कजाकिस्तान। अब मध्य एशिया में कौन से देश शामिल होते हैं, तो मध्य एशिया में 5 देश शामिल होते हैं। कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को शामिल किया जाता है। के साथ भारत की सुरक्षा बैठक न सिर्फ बहुत अहम, बल्कि इन देशों के जरिए भारत ने पाकिस्तान और चीन की उन नीतियों को सामने लाने का भी कोताही नहीं बरती, यानी जो उनकी नीतियों को भी सामने लाए जो दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए भारत के हितों के खिलाफ थी। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण भी थी बैठक। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में देशों के बीच सहमति बनी कि अफगानिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र नहीं बनने देंगे। दूसरा है टेरर फंडिंग आतंकवाद का आधार है, तो टेरर फंडिंग को रोकना हम सभी का की एक समान प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही कहा कि अफगानिस्तान आतंकवाद की शरण स्थली न बने, इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। भारत इस पूरे क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी को प्राथमिकता के तौर पर लेता है। ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा डोभाल जी ने कहा है। भारत इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने, निवेश करने और परियोजनाओं को लागू करने के लिए तैयार है। यहाँ पर अजीत डोभाल जी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ संकेत किए हैं, जिसकी नीति हमेशा से अफगानिस्तान को अस्थिर रखने और उसके जरिए भारत के हितों पर असर डालने की रही है। सभी देश आपसी कारोबार को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। परियोजनाओं को पारदर्शिता, स्थानीय प्राथमिकता, वित्तीय तौर पर टिकाऊ रहने की संभाव्यता, सभी देशों की संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जाना है। तो ऐसा कहा है डोभाल जी ने। तो ये कुछ बात हुई कि अगर कोई परियोजना लाई जा रही है तो उसके क्या क्या मतलब ध्यान रखा जाना चाहिए। अब ये सब ऐसी बातें क्यों कही कि संप्रभुता का या भौगोलिक अखंडता का ध्यान रखा जाएगा, तो इन्होंने चीन का जिक्र किया है कि चीन किस तरह से जो परियोजना लाता है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी परियोजना लागू करता है, तो दूसरे देशों की संप्रभुता का ख्याल नहीं रखता, भौगोलिक अखंडता का ख्याल नहीं रखता। तभी देखेंगे कि इस तरह से आरोप क्यों लगाया जाता है चीन पर, क्योंकि इसने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत भारत की जो एकता और अखंडता है, संप्रभुता है, उसके उल्लंघन किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन की परियोजना को लेकर भी भारत और इस बैठक में चर्चा हुई थी। बैठक में चाबार पोर्ट का मुद्दा भी उठा। सभी देशों ने एक महत्वपूर्ण परियोजना के तौर पर जो चाबार पोर्ट है उसको चिन्हित किया है। पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर मदद देने की जरूरत भी महसूस की गई और इस पर सहमति बनी कि भारत के साथ आपसी कारोबार को बढ़ाने में चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। भारत की अगुवाई में तैयार किए जा रहे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में चाबहार पोर्ट को शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। तब यहाँ पर जिन बातों का जिक्र किया उन सबको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुख्य कार्यकारी एवं भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिक परामर्शदाता होते हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो कौन है, तो ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो गया, भारत का चिन्ह हो गया। तो अभी पदस्थ कौन है, तो अजीत डोभाल जी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय भारत। तो आवास का है नई दिल्ली में। और इनके नियुक्तकर्ता कौन होते, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उद्घाटक धारक कौन थे, तो ब्रजेश मिश्रा जी थे। गठन कब किया गया था इसका, NSA का, तो 1998 में किया गया था। अब यहाँ पर 1998 में किया गया था, तो सबसे पहले कौन बने थे, तो ब्रजेश मिश्रा जी बने थे। और इनकी समय अवधि दे रखी है 1998 से 2004 तक, यानी कार्यकाल की जो कार्यालय की समय अवधि। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इन्होंने कब किस में सेवा दी थी, तो भारतीय विदेश सेवा में। उसके अलावा दूसरे कौन थे, तो JN दीक्षित थे। तीसरे कौन से थे, MK नारायण। चौथे शिव शंकर मेनन। और पांचवें कौन है, तो अजीत डोभाल। 2014 से इन्होंने कार्यभार संभाला था और अभी तक ये पदासीन है। कब प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। जब 2014 में जो बीजेपी की सरकार आती है उसी समय इनको बना दिया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा में मतलब इन्होंने कार्यभार कर चुके हैं।
तो ये पूछ सकते हैं कि अजीत डोभाल से पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन था, तो शिव शंकर मेनन थे। अब हम देखते हैं जो सेंट्रल एशिया की हमने बात की यानी मध्य एशिया की बात की, तो उनमें कौन सी कंट्री की हमने बात की, तो 5 कंट्री का हमने जिक्र किया था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि कैस्पियन सी है तो उसके साथ किस किस की सीमा लग रही है, तो कजाकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ सीमा लग रही है। तो ये सेंट्रल एशिया की 2 कंट्री हो जाती है जिसके साथ इसकी सीमा लग रही है। बाकी ईरान से, अजरबैजान से और जॉर्जिया से भी इसकी सीमा लगती है, किसकी, कैस्पियन सागर से। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए यूराल रिवर आपको दिखाई दे रही होगी, जो कहाँ पर जाकर गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो यूराल रिवर कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर यूराल माउंटेन हो जाता है, वहीं से आती है और कहाँ पर, इधर कजाकिस्तान से होते हुए, रशिया से होते हुए और फिर जाकर कैस्पियन सागर में गिर जाती हैं। यानी सेंट्रल एशिया की एक कंट्री जो यूराल रिवर से संबंधित है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखने का प्रयास किया अरल सागर को, तो अरल सागर किन 2 देशों के बीच अवस्थित है, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच अवस्थित है। उसके अलावा लेक बाल्कश कौन से देश में अवस्थित है, तो कजाकिस्तान में अवस्थित है। तजाकिस्तान और किर्गिस्तान को देखने का प्रयास कीजिए। तजाकिस्तान एक तरह से लैंडलॉक कंट्री है, उसके अलावा किर्गिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है। उसके अलावा आप देखिए ये है उज्बेकिस्तान, ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। तो आप देख पा रहे होंगे उज्बेकिस्तान को देखिए, तो ये कजाकिस्तान से घिरा हुआ है। इसके अलावा इधर देखने का प्रयास कीजिए, पूर्व में किर्गिस्तान, उसके अलावा दक्षिण पूर्व में तजाकिस्तान और दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान आ जाता है। उसके अलावा तजाकिस्तान को देखिए, तजाकिस्तान के दक्षिण में अफगानिस्तान आ गया, पूर्व में चाइना आ गया, उत्तर में किर्गिस्तान और पश्चिम में कौन आ गया, तो ये उज्बेकिस्तान। किर्गिस्तान के उत्तर में कजाकिस्तान आ गया, पूर्व में चाइना, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में तजाकिस्तान। तो ये लैंडलॉक कंट्री हो जाती है। तो पूछ लेता है कि सेंट्रल एशिया की कौन सी कंट्री लैंडलॉक है, तो 1, 2 और 3 कंट्री हो गई है। इसके अलावा आप देखिए तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान की सीमा उत्तर में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में ईरान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान से लग रही है। और इधर कैस्पियन सी से भी इसकी सीमा लग रही है। और जो कजाकिस्तान की बात की तो इसकी सीमा किससे लग रही है, तो रशिया से इसकी ज़्यादा सीमा लग रही है। उसके अलावा इधर आप देख पाएंगे चाइना से, उसके अलावा किर्गिस्तान से, उज्बेकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। और अफगानिस्तान का जिक्र किया तो इसकी सीमा देखिए आप, तो अफगानिस्तान की सीमा किन सेंट्रल एशियन कंट्री से लग रही है, तो 3, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। तो ये सेंट्रल एशिया की 3 कंट्री हो जाती है। उसके अलावा ईरान से और पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है, कुल मिलाकर 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। अब हम अफगानिस्तान पर पर्टिकुलर जो मैप है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो आप देख पा रहे कि इसकी सीमा किससे लग रही है, तो तजाकिस्तान से। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान, तो ये 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो जाती हैं। और ईरान और पाकिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है। और इसमें आप महत्वपूर्ण जो क्षेत्र उनको देखने का प्रयास कीजिए। ये अमू दरिया रिवर हो गई है जो किसके बीच में सीमा बना रही है, तो एक तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बना रही है। उसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए मोरगाप रिवर दिखाई दे रही होगी, जो किससे संबंधित है, अफगानिस्तान से। फिर ये तुर्कमेनिस्तान से होती हुई निकल जाती है सेंट्रल एशिया के अन्य देशों में। उसके अलावा आप देखिए अफगानिस्तान में हिंदू कुश दिखाई दे रही होगी आपको, इसकी राजधानी काबुल हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पर जलालाबाद को देखने का प्रयास कीजिए, गजनी को देखिए, जिनका इतिहास में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर खैबर पास को देखिए जो पाकिस्तान में हो, यहीं से जो विदेशी आक्रांता है यानी गजनी है, जलालाबाद है, काबुल से होते भारत में एंटर करते थे। उसके अलावा आप यहाँ पर हरी रिवर को देखिए, फरार रिवर को देखने का प्रयास कीजिए, कंधार को देखिए। उसके अलावा लश्कर गह को देखिए, हेलमंड रिवर को देखिए, जो किससे संबंधित है, तो अफगानिस्तान से संबंधित है। उसके अलावा हेराट को देखने का प्रयास कीजिए, मजहर ए शरीफ को देखने का प्रयास कीजिए। तो ये कुछ जो शहर है वो चर्चा में भी बने रहते हैं। तो इस तरह से हमें इसके मैप को भी देखना है, यानी इसके उत्तर में हिंदू कुश हो जाती है। तो डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अब हमने जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात की थी, तो देखते हैं कि उसके उद्देश्य क्या है। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तो सदस्य राज्यों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा सितंबर 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित एक मल्टी मॉडल परिवहन है, जो इसके तहत क्या किया जाएगा, तो 7200 किलोमीटर लंबी जमीनी और समुद्रिक रास्ता है। इसमें परिवहन के रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल हैं, जो INSTC केंद्रीय एशियाई देशों के लिए बंद कर दी गई भूमि तक उनकी पहुंच बढ़ाएगा। इसके जरिए समय और लागत में कटौती कर रूस, ईरान, मध्य एशिया, भारत और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा दिए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। इस नेटवर्क से यूरोप और दक्षिणी एशिया के बीच व्यापारिक गठजोड़ में तेजी एवं ज्यादा कुशलता की उम्मीद भी की जा रही है। तो ये कुछ बातें हो गई, ये कुछ उद्देश्य हो गए किसके, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। तो अब यहाँ पर आप मैप में देखने का प्रयास कीजिए, तो आप देख पा रहे यहाँ पर मुंबई दिखाया गया है, मुंबई पोर्ट। उसके अलावा चाबार पोर्ट को देखिए, जहाँ पर सभी जिक्र किया गया, तो ये ईरान का चाबार पोर्ट हो जाता है। यहीं से ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और यहीं से होते हुए सेंट्रल एशिया तक
जो पहुंच है वो सुनिश्चित करने के लिए जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसका निर्माण किया जा रहा है। तो आप देखने का प्रयास कीजिए, ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट होगा जिसका निर्माण कौन कर रहा है, तो चाइना कर रहा है। अब आइए इस मैप में, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का रूट दिखाया गया है। तो ये भारत हो गया, भारत से कहाँ, चाबार पोर्ट कौन का, ईरान का। उसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए यहाँ पर, तो इससे होते हुए सेंट्रल एशिया तक पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। सेंट्रल एशिया से होते हुए फिर रशिया, रशिया से होते हुए फिर इधर यूरोप तक। उसके अलावा ये चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं हम दक्षिण जो मध्य पूर्वी या जो मिडल ईस्ट है वहाँ तक भी अपने पहुँच सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके अलावा मिडल ईस्ट में जब पहुँच सुनिश्चित हो जाएगी तो हम अफ्रीका तक भी जा सकते हैं, और अफ्रीका तक जाने के लिए हम इस जो रूट है उसको घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहीं से डायरेक्ट ही अफ्रीका तक अपनी पहुँच सुनिश्चित कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए, जो ब्लैक कलर में दिखाया गया है ये चाइना की जो परियोजना है मेरीटाइम सिल्क रोड, उसको दिखाया गया है कि किस तरह से चाइना ने फुजू हुआ, उसके अलावा गांगजा हुआ, हनई हुआ, हाइकू हुआ, जो कोला हुआ, लालमपुर हुआ, उसके अलावा जकार्ता हुआ, उसके अलावा कोलकाता, इधर आप देखने का प्रयास कीजिए तो म्यांमार का एक आइलैंड्स हो गया, श्रीलंका का कोलंबो हो गया, और केन्या की राजधानी नैरोबी हो गई। तो किस तरह से जो चाइना है वो अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है समुद्र के माध्यम से, ताकि अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सके। और दूसरा है कि जो सिक्योरिटी है, मेरीटाइम सिक्योरिटी, उसको भी सुनिश्चित कर सके। उसके अलावा उसकी एक और योजना है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखिए आप, तो यहाँ चाइना का एक प्रांत हो जाता है काशगर, यानी जो काशगर जो एक सिटी हो जाती है वहाँ से होते हुए इस्लामाबाद और ग्वादर तक। उसने क्या किया है कि जो ये मेरीटाइम सिल्क रूट था इतना बड़ा, तो इसका एक विकल्प ढूंढ लिया और अरब सागर या इंडियन ओशन तक अपनी पहुंच बना ली कि मान लीजिए अगर ये रूट किसी समय बाधित पे होता है तो उसकी जो कनेक्टिविटी या सप्लाई चेन है वो निर्विघ्न काम करते रहे। जो काशगर है वो शिजियांग प्रांत है उसमें अवस्थित है। अब आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को वापस, तो ये भारत हो गया, भारत मुंबई, और यहाँ पर आप देखिए चाबार पोर्ट हो गया। चाबार पोर्ट के अलावा जो ईरान के महत्वपूर्ण पोर्ट कौन से, तो बंदर अब्बास हो गया। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे तो ये दोनों महत्वपूर्ण पोर्ट हो जाते हैं। चाबार पोर्ट का निर्माण कौन कर रहा है, तो भारत चाबार पोर्ट का निर्माण कर रहा है। तो आप देखिए चाबार पोर्ट से किस तरह से भारत अफगानिस्तान, उसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्री से वहाँ तक अपनी पहुँच बढ़ाएगा। उसके अलावा मॉस्को यानी रूस तक, फिर यहीं से ईरान से होते हुए भारत अपने पहुँच यूरोप तक भी सुनिश्चित कर सकता है। और इससे चाइना की जो ओबो योजना है उसको भी कुछ काउंटर करने में मदद मिल सकती है। अब चाइना की जो वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव की हम बात करें थे, तो वो आप देखने का प्रयास कीजिए तो इसके दो हिस्से हो जाती है, यानी एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट हो जाता है और दूसरा मेरीटाइम सिल्क रोड हो जाता है। तो आप मेरीटाइम सिल्क को देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से इंडियन ओशन, उसके अलावा साउथ चाइना सी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रहा है, यानी एक सप्लाई चेन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है चाइना, ताकि अफ्रीका, यूरोप और मिडल ईस्ट तक अपनी पहुंच बनाई जा सके। किसके थ्रू, तो समुद्र के थ्रू। उसके अलावा उसकी एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी, ताकि वो जमीन के थ्रू सेंट्रल एशिया से, ईस्ट यूरोप से, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सके। तो इस तरह से भारत को घेरने का भी प्रयास करता है एक तरह से, जिसे मोतियों की रणनीति कहा जाता है। तो भारत को देखना है कि आने वाले समय में किस तरह से इसकी नीति को है काउंटर कर सकता है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। दुनिया का ग्लोबल हब बनने की राह पर भारत, अनुराग। अब तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत वैश्विक ड्रोन हब बनने की राह पर है। उन्होंने केंद्र युवाओं को ड्रोन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए लगातार निवेश कर रहा है। उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी के, यानी जो ड्रोन तकनीक है उसके कुछ फायदे बताए। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से अवैध खनन को रोकने में मदद मिलेगी, प्राकृतिक संसाधनों को बचत करने में या उन्हें बचाने में मदद मिलेगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोजगार में वृद्धि होगी। भारत ने कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा बैंक, डिजिटल करेंसी, पोर्टेबल डिवाइस, वायरलेस कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत के दूरदराज वाले इलाकों में टीके और दवा पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गरुड़ एरोस्पेस में जो दौरा करते हुए यह कार्यों का निगरानी करते हुए समय उन्होंने इस बात कहा। उन्होंने मेक इन इंडिया ड्रोन प्रणाली का भी जिक्र किया है। अब केंद्रीय मंत्री ने ये बातें कहा, यानी जो एक संक्षिप्त में क्या कहा, तो ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना सुशासन और जीवन सुगमता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपदा प्रबंधन, कृषि, पर्यटन, फिल्म, मनोरंजन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक जरूरी है,
खेतों में कीटनाशक, नैनो उर्वरक के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। स्वामित्व योजना के तहत गाँव में ड्रोन के जरिए जमीन और मकानों की मैपिंग की जा रही है। तो यहाँ इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी की है उसके बारे में बहुत सारी बातें बता दी। अब हम देखने का प्रयास करते हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी उसके यूजेस यानी एप्लीकेशन और क्या क्या हो सकते हैं। तो इन्होंने अस्पताल यानी डिजास्टर रिकवरी में, इमरजेंसी सर्विस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सिक्योरिटी सर्विसेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा कृषि में, सिल्वीकल्चर में, वर्टिकल्चर में, एक्वाकल्चर में, उसके अलावा पर्यावरण प्रबंधन के अलावा इसका उपयोग बिजनेस कॉमर्स में किया जा सकता है, मीडिया कम्युनिकेशन में किया जा सकता है, शहरी जो प्लानिंग है उसमें किया जा सकता है, रियल एस्टेट में किया जा सकता है, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। उसके अलावा मनोरंजन और इंटरटेनमेंट के जो साधन है वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल बखूबी किया जा सकता है। तो ये कुछ कम यूजेस होगा, बाकी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमने जो इमरजेंसी की बात की है या डिजास्टर रिकवरी की बात की, तो अब यहाँ पर आप खुद थोड़ा आइडिया लगाने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, तभी आपको ये लंबे समय तक ये चीज़ें याद रह पाएगी। अब यहाँ पर जो स्वामित्व योजना की बात की गई, तो स्वामित्व योजना की बात करें तो ये क्या है, तो इसमें क्या है कि 4 सालों में लगभग 6.2 लाख गांव है उनको कवर किया जाएगा। सटीक भूमि रिकॉर्ड से संबंधित, यानी जो भूमि रिकॉर्ड है उसको एक तरह से किस तरह से मतलब उसका रिकॉर्ड है वो सुरक्षित किया जा सके या उससे सुनिश्चित किया जा सके, उसके लिए इसमें काम किया जाएगा। तो जो भूमि रिकॉर्ड है तो संपत्ति संबंधित विवादों को कम करना, वित्तीय तरलता को बढ़ावा मिलेगा। यानी अगर आपके पास भूमि रिकॉर्ड रहेगा तो इससे जो संपत्ति यानी जो प्रॉपर्टी संबंधित विवाद होते हैं उनको कम करने में भी मदद मिलेगी। दूसरा है कि इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल जो लिक्विडिटी है वो भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास आपके प्रॉपर्टी के सही दस्तावेज मौजूद रहेंगे तो आप बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर जो भूमि रिकॉर्ड है या अन्य जो कोलेट्रल है या गिरवी रखने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो आप वहाँ पर ये चीज़ें बता सकते हैं उनको। उसके अलावा इस योजना से राजस्व संग्रह को भी सुव्यवस्थित और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रॉपर्टी राइट्स पर एक तरह से स्पष्टता सुनिश्चित की जा सकेगी, क्योंकि सबके पास अपने अपना एक प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, यानी एक डॉक्यूमेंट होगा, एक कार्ड होगा जिसके तहत वो दिखा सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। यानी एक तरह से स्पष्ट जो राइट्स होंगे उसके पास प्रॉपर्टी के अपने। देश भर में लगभग 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन की होगी स्थापना। इसके तहत ड्रोन तकनीक के द्वारा आवासीय भूमि की पैमाइश की जाएगी, यानी उसकी स्केलिंग की जाएगी। बेहतर सुविधाओं के साथ ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कुछ बातें हो गई स्वामित्व योजना। तो इसके नाम में छुपा हुआ है इस योजना के बारे में कि स्वामित्व यानी एक तरह से ओनरशिप देना। तो ओनरशिप किसकी देना? तो भूमि की देना है। और किस तरह से देंगे आप भूमि की ओनरशिप, तो वो इसमें बात की जा रही है। तब देखते हैं हम अगली खबर को। कोलंबिया में भूस्खलन में दबी बस, 37 लोगों की मौत। उत्तर पश्चिमी कोलंबिया में रविवार को भूस्खलन में मलबे में एक बस दब गई है। तो इसकी राजधानी क्या हो जाती है कोलंबिया की? तो बोगोटा। अब हम कोलंबिया के बारे में देखते हैं। तो कोलंबिया की लोकेशन को आप देखने का प्रयास कीजिए। तो ये साउथ अफ्रीका हो गया। तो साउथ अफ्रीका की लोकेशन को देखिए, तो यहाँ से इक्वेटर होकर गुजर रही है। अब आप देखिए साउथ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक ओशन हो गया, इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, कैरिबियन सी हो गया, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया, और इक्वेटर कोलंबिया से होकर गुजर रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो इसकी सीमा को देखने का प्रयास कीजिए, कैरिबियन सी से लग रही है, नॉर्थ अमेरिका हो जाता है। अब इसकी लोकेशन को देखिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है इक्वेटर से। उसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे कि इसकी सीमा किससे लग रही है? तो वेनेजुएला से लगती है। उसके अलावा इक्वेडर से लगती है। उसके अलावा पेरू से लगती है। ब्राजील से इसकी सीमा लग रही है। अब इसी को एक अन्य इमेज में आई है। तो ये पैसिफिक ओशन हो गया, ये कैरिबियन सी हो गया, और इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो जाता है। ये वेनेजुएला हो गया, इसकी सीमा लग रही है। ब्राजील, पेरू और इक्वाडोर से इसकी सीमा लग रही है। और ये पैसिफिक ओशन की हमने बात की, और पनामा से इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण जो माउंटेन्स है उनको देखने का प्रयास कीजिए। तो कोरिडेरा ओसिडेंटल हो जाती है। उसके अलावा कोर्डिलेरा सेंट्रल हो जाती है। उसके अलावा ये कोर्डिलेरा ओरिएंटल, ये कुछ इसके महत्वपूर्ण हो जाती है क्या श्रृंखला। इसके अलावा एंडीज भी यहीं से होकर निकल रही है। अब आप इसकी राजधानी को देखिए, तो राजधानी कहाँ पर? ये बोगोटा। तो किसके बीच में अवस्थित है? तो कोर्डिलेरा सेंट्रल और कोर्डिलेरा ओरिएंटल के बीच में अवस्थित है। यानी ये इधर जो पश्चिम में क्या हो जाती है? तो पश्चिम में सबसे हो जाती है जो पैसिफिक ओशन से लग रही है वो क्या हो जाती है? तो कोर्डिलेरा ओसिडेंटल हो जाती है। और जो बीच में क्या है? तो वो कोर्डिला सेंट्रल हो जाती है। तो ये कुछ इसकी माउंटेन्स हो जाती है महत्वपूर्ण। तो इस तरह से आप कोलंबिया का मैप है उसको देखिए, उसका अच्छे से एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। अब भूस्खलन क्या होता है? तो आप इस इमेज में देखिए। सबसे पहले तो आप समझ पाएंगे कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, तो किस तरह से आपको यहाँ पर एक दृश्य दिखाई दे रहा होगा। तो भूस्खलन क्या हो गया? यानी लैंडस्लाइड। तो एक भूवैज्ञानिक घटना है
धरातली हलचल जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टानों के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है। इसका विस्तार कई किलोमीटर या दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियां जैसे कि पेड़ों और वनस्पति के हटने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने या पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। तो इस तरह से हमें एक छोटा सा ओवरव्यू लेना था किसका, लैंडस्लाइड का, यानी भूस्खलन क्या होता है। तो इस इमेज में आप स्वयं समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो घटना है वो घटित हो रहा है, तो किस तरह से जो मिट्टी है वो धीरे धीरे खिसकती जा रही है। तो इसी को लैंडस्लाइड या भूमि भूस्खलन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर कोई वाहन होगा तो वो इस भूस्खलन है उसकी चपेट में आ जाएगा। तो इस तरह से घटना घटित होती है। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंडोनेशिया में विवाहेतर संबंध होगा अपराध। तो इसे किससे जोड़कर देख सकते हैं, तो जीएसटी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़कर देख सकते हैं। तो इंडोनेशिया में चर्चित संशोधन विधेयक मंगलवार को संसद में पारित हो गया है। तब कौन सा विधेयक था, दंड संहिता में संशोधन से अब यहाँ शादी से बाहर यौन संबंध रखना एक दंडनीय अपराध होगा। तो ये एक तरह से जो विवाहेतर संबंध होते हैं उनको अपराध से करने से संबंधित विधेयक है। अब उसको संसद ने पारित कर दिया। अब ये क्या हो गया, तो कानून हो गया है। अब ऐसा करने पर, यानी अगर मान लीजिए शादी से बाहर अगर कोई यौन संबंध स्थापित करता है तो वो एक तरह से दंडनीय अपराध होगा और ऐसा करने पर 1 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। नियम के तहत इंडोनेशिया में रह रहे नागरिक हो या विदेश गए हुए लोगों पर यह कानून समान रूप से लागू होगा। नए संशोधन के मुताबिक इंडोनेशिया में अब लिव इन रिलेशनशिप भी एक तरह से अपराध के दायरे में आएगी। उसके अलावा अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो यानी जो लिव इन रिलेशन पे रहता है तो उसको 6 महीने तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। नए संशोधन के तहत देश में गर्भ निरोधक या धार्मिक निंदा भी अवैध है और इसके लिए 3 साल की सजा हो सकती है अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया है। तो अब हम इंडोनेशिया के मैप को देखते हैं। तो ये इंडोनेशिया का मैप होगा। तो आप इंडोनेशिया की लोकेशन को देखिए। तो सबसे पहले देखिए तो ये सुमात्रा, जावा, उसके अलावा लेजर सुंडा आइलैंड्स, सुम्बा, तिमोर, उसके अलावा न्यू गिनी, इसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए यहाँ पर सुलावेस्की या सिलेबेस भी कहते हैं और कालीमंतान, यानी बोर्नियो में जो बोर्नियो पूरी तरह से द्वीप हो जाता है और इसमें कौन सा क्षेत्र, तो कालीमंतान वाला जो क्षेत्र है तो वो किसका, तो वो इंडोनेशिया का क्षेत्र हो जाता है। उसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए, इधर मलेशिया सिंगापुर हो गया, इधर मलेशिया हो गया, इधर ब्रुनई हो गया। तो ये जो मलेशिया का ये क्षेत्र हो जाता है यहाँ पर सारावन क्षेत्र कहते हैं, ये ब्रुनई। उसके अलावा आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, फिलीपींस हो गया, ये सुल्लू सी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, ये जावा सी हो गया, ये फ्लोरेस सी, बांडा सी, उसके अलावा मोलुका सी, सेलेबस सी, ये फिलीपींस सी, ये पैसिफिक ओशन हो जाता है, ये अरबपुरा सी हो गया, टाइमर सी हो गया है, ये ईस्ट टाइमर हो जाता है, ये इंडियन ओशन हो जाता है। तो इस तरह से आप देखिए जावा के ऊपर जावा सी हो गया, ये फ्लोरेस सी हो गया, लेजर सुंडा आइलैंड्स हो गया। तो यहीं पर जो माउंट सेमुरू है उसमें ज्वालामुखी घटना घटित हुई। तो कल भी हमने इस मैप का एनालिसिस किया था कि कहाँ पर घटना घटित हुई और क्यों घटित हुई है ज्वालामुखी की घटनाएं, तो हमने देखने का प्रयास किया था। उसके अलावा यहाँ पर आप महत्वपूर्ण जो सी उनको देख सकते हैं, सुमात्रा, जावा। तो इस तरह से हमें जो इंडोनेशिया उसके मैप को भी देखना था। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। देश में पहली बार आधिकारिक रूप से कराया गया विधवा विवाह। तो 1856 में आज ही कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 11 वर्षीय विधवा कालीमती का विवाह पुलिस संरक्षण में श्री चंद्र विद्यारत्न से हुआ था। इसी साल 26 जुलाई को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने के बाद यह पहला विधवा विवाह था। अब यहाँ पर हमने इसकी बात की तो क्योंकि जब हम सामाजिक सुधार की बात करते हैं, सामाजिक सुधारकों की बात करते हैं, तब उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम सुनते हैं और वहीं पर जब उनका जिक्र आता है तब हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून का भी जिक्र आता है। तो इस तरह से हमें इसका एक छोटा सा संक्षिप्त में जानकारी भी लेनी थी ताकि हमारे दिमाग में एक छोटी सी पिक्चर इसकी बनी रहे। अब हम देखते हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देने वाले वीरताओं के बारे में या वीरों के बारे में। अपनी वीरता से यतीन्द्र नाथ ने हिला दिया था ब्रिटिश राज को। तो महान क्रांतिकारी यतीन्द्र नाथ मुखर्जी यानी भागा जतीन आज ही अविभाजित बंगाल के कायाग्राम गांव यानी अब बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। ये क्रांतिकारी संगठन, अनुशीलन समिति और युगांतर से जुड़कर कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए और इन्होंने जर्मन अधिकारियों से हथियारों का सौदा किया। इसकी भनक अंग्रेजों को मिलती है। अंग्रेज तलाशी शुरू करते हैं और जब कुछ अंग्रेजों को इनके पता चलता है कि कहीं पर छुपे हुए हैं तो वहां पर गोलाबारी में
ये शहीद हो जाते हैं, यानी बलिदान हो जाते हैं देश की आज़ादी के लिए। तो इस तरह से हमें ये देखना था। तो हमारा जो विश्लेषण है वो तो यही समाप्त होता है। अब अंत में हम गूगल मैप पे देख लेते हैं जिन कंट्रीज की लोकेशन की हमने बात की है। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो हम सबसे पहले चलते हैं कहाँ पर, ईरान के चाबार पोर्ट पर। तो ये अरब सागर हो गया। अब अरब सागर से हम यहाँ पर चल रहे हैं ईरान के चाबार पोर्ट में। तो आप ईरान का चाबार पोर्ट देखिए, तो आप देख पा रहे हैं ग्वादर पोर्ट हो गया और चाबार पोर्ट हो गया, जिसका निर्माण कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसका निर्माण करने के लिए, या जो सेंट्रल एशिया की कंट्री है वहाँ तक पहुँच बनाने के लिए ये जो रास्ता है, जो पोर्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए भारत इसका निर्माण कर रहा है। तो आप इसकी लोकेशन देखने का प्रयास कीजिए सैटेलाइट व्यू से। तो आप देख पा रहे होंगे चाबार पोर्ट को 3D व्यू में आप देखने का प्रयास कीजिए इसको। तो ये ऐसा कुछ दिखाई देता है ये दृश्य सैटेलाइट व्यू से देखने पर। ये समुद्र के किनारे यानी अरब सागर के किनारे आ जाता है। चाबार बीच दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको। अब वापिस चाबार पोर्ट से बाहर आइए आप। अब चाबार पोर्ट से हम जो ईरान है, अभी ईरान की लोकेशन को भी आप देखने का प्रयास कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ईरान ये किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसका बंदर अब्बास कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट हैं। उसके अलावा शिराज हो गया, ये शेरजान हो गया, उसके अलावा ईरान हो गया है। ईरान तो हो ही है, इसकी महत्वपूर्ण सिटी है। इस्पान हो जाता है। इसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए तेहरान इसकी राजधानी हो जाती है। ये कैस्पियन सी से इसकी सीमा लग रही है। ये लेक उराले आप देखिए यहाँ पर, माफ कीजिए लेक उर्मिया इसके बीच में अवस्थित है। उसके अलावा एल्ब्रूस माउंटेन्स इससे संबंधित है ईरान से। उसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ ईरान का जो पोर्ट है यहाँ से चाबार पोर्ट, यहीं से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में देखिए अफगानिस्तान से होते हुए काबुल, काबुल से होते हैं हम तजाकिस्तान। उसके अलावा तजाकिस्तान से किर्गिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से होते हैं हम मॉस्को तक अपनी जो परिवहन है या जो कनेक्टिविटी उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके अलावा ईरान, ईरान से होते हैं हम तुर्की, टर्की से होते हैं इस्तांबुल से होते हुए जो यूरोप है वहाँ तक भी अपनी पहुँच सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप देखने का प्रयास कीजिए। हमने सेंट्रल एशिया की कंट्री की बात की तो कौन कौन सी, तो आप देखिए एक कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके अलावा तजाकिस्तान, उसके अलावा किर्गिस्तान हो गया है। आप देखिए यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है, तो ये अशकबत हो जाती है। इसकी सीमा किसके साथ लग रही है, तो इधर दक्षिण में ईरान हो जाता है, इधर अफगानिस्तान, उत्तर में उज्बेकिस्तान, और उत्तर में ही जो कजाकिस्तान से भी इसकी सीमा लग रही है। कैस्पियन सी से इसकी सीमा लगती है। उसके अलावा आप उज्बेकिस्तान को देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है, तो राजधानी को आप देखने का प्रयास कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे समरकंद, ये महत्वपूर्ण, जहाँ पर अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले किसकी एससीओ की बैठक आयोजित की गई है, ताशकंद हो गया है। उसके अलावा इसकी महत्वपूर्ण जो अंदर क्षेत्र है उनको भी देखने का प्रयास कीजिए आप। ये आइडर लेक जो किससे संबंधित है, तो उज्बेकिस्तान से संबंधित है। उसके अलावा कजाकिस्तान में भी कुछ हिस्सा फैला हुआ है। उत्तर में कजाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही, दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान से। उसके अलावा आप देखिए यहाँ से अफगानिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है, तजाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही है, किर्गिस्तान से इसकी सीमा लग रही है। तजाकिस्तान पे ये तजाकिस्तान की सीमा इधर उज्बेकिस्तान से लग रही है, अफगानिस्तान से सीमा लग रही है। उसके अलावा उत्तर में किर्गिस्तान और चाइना से भी इसकी सीमा लगती है। उसके अलावा इसकी राजधानी क्या हो जाती है, तो तोशाम्बे इसकी राजधानी हो जाती है। किर्गिस्तान आई है तो इसकी राजधानी बिश्केक हो जाती है। इसकी सीमा किससे लग रही है, तो सीमा देखिए आप कजाकिस्तान से, इधर चाइना से, और इधर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से भी इसकी सीमा लग रही है। कजाकिस्तान को देखिए आप, तो कजाकिस्तान को आप देख पा रहे होंगे इसकी सीमा इधर चीन से लगती है, लेकिन मंगोलिया से नहीं लगती है। रशिया से इसकी सीमा लगती है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान से इसकी सीमा लगती है, तुर्कमेनिस्तान से इसकी सीमा लगती है। उसके अलावा आप अफगानिस्तान को देखिए, तो अफगानिस्तान की सीमा किससे लग रही है, तो इधर ईरान से, पाकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से। उसके अलावा उत्तर में तजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से इसकी सीमा लगती है। 3 देशों से, माफ कीजिए, किर्गिस्तान से इसकी सीमा लगती है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से इसकी सीमा लगती है। और इधर हिंदू कुश हो गया। उसके अलावा काबुल ये इसकी राजधानी हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी फिजिकल देखने का प्रयास कीजिए आप। अब हम चलते हैं कोलंबिया। तो हम ईरान के चाबार पोर्ट आ गए। अब चाबार पोर्ट से हमें कहाँ चलना है, तो कोलंबिया चलना है। तो कोलंबिया चलने के लिए यहीं से हम निकलते हैं। अरब सागर, अदन की खाड़ी होते, रेड सी से होते, भूमध्य सागर से होते हुए, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होते हुए हम पहुंचते हैं कैरिबियन सागर, और कैरिबियन सागर से हम पहुंच गए कोलंबिया। तो कोलंबिया को देखिए आप, इसकी लोकेशन यहीं से इक्वाटर होकर गुजर रही है। तो इक्वाटर और कौन से देशों से होकर गुजर रही है, दक्षिण अमेरिका के। तो एक तो इक्वाडोर से,
और उसके अलावा इधर आप देखने का प्रयास कीजिए कोलंबिया से, उसके अलावा ब्राज़ील से, तो यहीं से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजर रही है। उसके अलावा पेरू से वो जो इक्वेटर है यानी कर्क रेखा वो माफ कीजिए भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। उसके अलावा कोलंबिया को देखिए, इसकी राजधानी बोगोटा हो गया, मेडेलिन हो गया है। वेनेजुएला से इसकी सीमा लग रही है, इक्वाडोर से, उसके अलावा पेरू से और ब्राज़ील से इसकी सीमा लगती है। यानी कितने देशों से, 1 2 3 और 4 देशों से इसकी सीमा लग रही है, और पनामा 5 हो गया है। उत्तर में इसकी सीमा इधर कैरिबियन सागर से लग रही है, इधर प्रशांत महासागर से लगती है इसकी सीमा। उसके अलावा इसको और देखने का प्रयास कीजिए तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कार्डिलेरा ओसिडेंटल, उसके अलावा सेंटर में दिखाई दे रही होगी आपको। और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो एंडीज है यहीं से होकर गुजरी, तो आप देख पा रहे होंगे कि एंडीज को दिखाया गया है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए, पनामा हो गया, और यहीं पर आप पनामा कैनाल को भी देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर पनामा कैनाल दिखाई दे रही होगी आपको। ये गाटून झील हो गई, ये पनामा कैनाल हो गई, पनामा नहर हो गई है। तो इस तरह से हमें कोलंबिया के मैप को भी देखना था। अब हम चलते हैं इंडोनेशिया। तो हम इंडोनेशिया आ गए वापस, ये इंडोनेशिया। तो अभी इंडोनेशिया को देखिए आप, तो ये इंडोनेशिया का सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया, इसकी राजधानी जकार्ता हो जाती है। उसके अलावा बाली हो जाता है यहाँ पर, छोटा सा आइलैंड से ये बाली। उसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए, ये तिमोर लेस्टे हो गया है। उसके अलावा ये सुलावेसी और ये कालीमंतन किसके अंदर है, तो ब्रोनियो जो द्वीप है उसके अंदर एक कालीमंतन का क्षेत्र ये किसका है, तो इंडोनेशिया का है। और ये ऊपर सारावाक का क्षेत्र मलेशिया का हो जाता है। ये ब्रुनई एक देश ही है, अलग देश, ब्रुनई दारुशेलम। उसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो हाल ही में भूकंप की जो ज्वालामुखी घटना घटित हुई थी, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो माउंट सेमुर है। अब यहाँ पर आप इंडोनेशिया का जो मैप है इसमें देखिए कि आपको किस तरह की जो यहाँ पर जो ऊपर से गूगल इमेज देखने पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी जैसी जो संरचना है वो दिखाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो रिंग ऑफ फायर में अवस्थित होने की वजह से यहाँ पर जो नित्य या नहीं हर दिन कुछ न कुछ जो ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती रहती। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए माउंट एग्रो एग्रो पूरो दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इस संरचना को, तो आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी। इस सेमुरू ज्वालामुखी की हम बात करें तो आप ये देखिए यहाँ पर आपको आई निशान दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर हाल ही में ज्वालामुखी आया हुआ है। यहाँ पर जानकारी 7 दिसंबर को 3:33 PM GMT बजे अपडेट की गई जानकारी। तो यहाँ पर इस तरह से जानकारी मिल जाती है गूगल मैप का, अगर आप इस्तेमाल करेंगे अच्छे से तो ये देखिए आप, ये तो इस तरह से हमें देखना है। तो ये कहाँ पर है, तो जावा के पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है, ये सुराबाया हो गया है। तो इस तरह से हमें ये मैप भी देखते रहना है इसका। तो जो हमारा विश्लेषण यही समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद।